आज मैं लेकर आया हूं ये एक प्रॉपर सेटअप और इसके साथ साथ ये 2 मैग्नेट्स, इनके जरिए हम समझने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 10.4 मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो आर्टिकल पढ़ना है दैट इज आर्टिकल नंबर 10.4 मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो आर्टिकल के नाम को समझते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि बाहर हवा में घूमता फिरता रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैथोड रे ट्यूब के जरिए। तो यहां पर इस सीआरओ में एक कैथोड रे ट्यूब प्रेजेंट है जिसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर इस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक कर रही है और यहां पर आपको एक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आ रहे हैं और इस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहां पर एक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो इसको डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है जब वो मूव कर रहा है तो उसको डिफ्लेक्ट करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने यही पढ़ना है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए यहां पर ये 2 मैग्नेट्स हैं जो कि बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले मैग्नेट्स हैं। इनमें से इस मैग्नेट का ये वाला साउथ पोल है, ये रेड वाला नॉर्थ पोल है, और इसमें इसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये ब्लू वाला साउथ पोल है। मैं यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूंगा कि ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा और साउथ पोल नीचे की तरफ होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो चलिए इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के करीब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर किस तरीके का होता है। इन मैग्नेट्स को मैं इसके करीब लेकर आता हूं। अभी आप ऑब्जर्व कीजिए कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होती जा रही है, यानी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर यहीं पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दूं इस तरीके से कि साउथ पोल को ऊपर रखूं और नॉर्थ पोल को नीचे रखूं, तो यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर देखिए ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी रिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ हो गई है जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टाया है। तो यहां से बच्चों आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को जो कि मूव कर रहा होता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आया जाता है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो यही जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है इसी को हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है और हेडिंग लगाई है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहां तक आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका मोशन किस तरीके का होता है। यानी अगर वो पहले एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका पाथ डिफ्लेक्ट होता है। इसको आपने प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर लिया है। अब यहां पर देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एफ वेक्टर। तो चलिए इसको भी जरा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों यहां पर ये एक सेटअप है जिसमें ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इन मैग्नेट्स के जरिए हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। यहां पर दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एक्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन है।
और यहां पर कंडक्टर हमने कैसे प्लेस कर रखा है, कंडक्टर इस तरीके से प्लेस कर रखा है, यानी कि जो कंडक्टर है उसको हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, कंडक्टर इस तरफ है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और कंडक्टर इस तरफ है तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए यहां पर इस पावर सप्लाई को जरा ऑन करते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, आपने इस कंडक्टर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। देखिए मैं की को क्लोज करता हूं, यहां पर जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो एक कंडक्टर राइट साइड की तरफ मूव कर गया, यानी कि इस कंडक्टर पर कुछ फोर्स एक्सर्ट हुई है। देखिए जैसे मैं की क्लोज करता हूं तो इस कंडक्टर में से करंट पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखी हुई है। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलिए दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर ने फोर्स एक्सपीरियंस की और ये राइट साइड की तरफ मूव कर गया। तो आपकी बुक में भी यही सेंटेंस लिखा गया है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एफ। अब तो आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया है कि कंडक्टर कैसे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सिंस इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो इंडिविजुअल चार्जेस मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स। देखो बच्चों, जब कंडक्टर में से करंट पास कर रहा था तो उस केस में एक्चुअली कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रहा था, चार्जेस फ्लो कर रहे थे, और कंडक्टर आपने देखा राइट साइड की तरफ मूव कर गया, यानी कंडक्टर ने फोर्स एक्सपीरियंस की। तो इसका मतलब उसमें जो चार्जेस हैं उन्होंने भी फोर्स एक्सपीरियंस की है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस की है तो इसका मतलब यह है कि जो उसमें मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्होंने भी फोर्स एक्सपीरियंस की है। Experiments confirm that a charged particle experiences a force when it moves across a magnetic field। यानी जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वहां पर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और ये हमें कहां से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से। आपकी बुक में लिखा गया एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो चलिए जरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चेक करते हैं कि क्या वाकई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है या नहीं करता। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है और इस स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहां पर एक स्पॉट नजर आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के इस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करने की वजह से यहां पर आपको स्पॉट नजर आ रहा है। इसको जरा सेंटर में लेकर आते हैं यहां पर। अब मैं इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के करीब इन मैग्नेट्स को लेकर आता हूं ताकि इस चार्ज पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व किया जा सके मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलिए यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं। यहां से आप इसकी बिहेवियर को नोट कीजिएगा। देखिए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर किस तरीके का है, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो यहां पर आपको मालूम हो चुका है कि जब मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका पाथ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिए मैं इन दोनों को सेम स्पीड के साथ लेकर आता हूं करीब करीब। अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा किस तरीके से इस पार्टिकल का पाथ डिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो यहां तक आपने ऑब्जर्व कर लिया है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इसी फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट कर रही थी। बेसिकली तो ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, लेकिन अगर इसमें हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल कंसिडर करें तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां तक आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों हमने इसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखी हुई है। जैसे ही करंट पास करेगा तो यहां पर ये कंडक्टर उधर मूव कर गया, यानी इस कंडक्टर ने बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस की है। तो हमने पहले इसी फोर्स को डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने के बाद ही हम वो फार्मूला फाइंड कर सकते हैं जिसके जरिए हम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो चलिए इस कंडक्टर के बिहेवियर को जरा मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं और प्रॉपरली देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हुई है उसका हमने रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, रिलेशन फाइंड करना है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि चार्ज पार्टिकल के लिए रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर की बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और कंडक्टर को ही कंसिडर करेंगे। इस वजह से ये वाली हेडिंग जो मैंने लगाई है ना, इट इज बोल्ड हेडिंग, और ये जो बाकी आगे हेडिंग्स आएंगी ये थोड़ी छोटी हेडिंग्स होंगी। आपने भी ये वाली हेडिंग एक मोटे कट मार्कर से लगानी है और बाकी जो फर्दर हेडिंग्स होंगी उनको अपने बारीक कट मार्कर से लगानी है। तो ये मेन हेडिंग है। इस हेडिंग में हमने उस फोर्स की बात की है जो कि चार्ज पार्टिकल पर लग रही है, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल वाली फोर्स को फाइंड करने के लिए पहले हमें करंट कैरिंग कंडक्टर की बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक कंडक्टर कंसिडर कर लीजिए जिसकी लेंथ एल है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं। उसी कंडक्टर को ज़हन में एज्यूम कर लीजिए कि वो वाला कंडक्टर है और उसकी लेंथ कितनी है, एल है, थ्रू विच एन चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज क्यू। अब देखो उसमें से करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करने का क्या मतलब है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो एक वायर में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। तो उन बहुत सारे चार्जेस को हमने एन चार्ज पार्टिकल्स का नाम दिया है और हम ये कह रहे हैं कि हर चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है डेट इज क्यू, और ये चार्ज पार्टिकल कितने टाइम में से वायर में से मूव करके जा रहे हैं, टाइम टी में। The movement of these charged particles produces a current I in the conductor। देखो चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चार्ज टाइम टी में फ्लो करके जा रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो उस केस में करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो हमें कहां से मिलेगा, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्योंकि चार्ज कितना फ्लो करके जा रहा है, कैपिटल क्यू, तो यहां पर हम कैपिटल क्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय टी, यानी क्यू ओवर टी। अब हमने यहां पर कहा है कि एन चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये क्यू कितना है, ये टोटल चार्ज है जो कि उस पूरी वायर में से फ्लो करके जा रहा है किसी भी टाइम में। तो अगर हमने इसको चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज में एक्सप्रेस करना है तो हमने चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। अगर आपको याद हो तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q, तो हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NQ लिख देंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा है, N चार्ज पार्टिकल्स, कैपिटल N कहा है, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू एन क्यू ओवर टी। देखो हर चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, और टोटल कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, n, तो फिर टोटल चार्ज वायर में कितना हो जाएगा, एन क्यू के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी, वेयर कैपिटल Q रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t। यानी जो कैपिटल Q है ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उस कंडक्टर में से पास कर रहा है टाइम t में, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। अब इस इक्वेशन में n और q के बारे में तो हमें मालूम है कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं जितने भी उस वायर में प्रेजेंट हैं, और यहां पर q क्या है, चार्ज ऑन ए चार्ज पार्टिकल। ये वाला टाइम t हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। जनरली हम क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू vt, तो t इज इक्वल टू s ओवर v। s से क्या मुराद है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्योंकि हमने लेंथ ऑफ द कंडक्टर को l कहा हुआ है तो इस s की जगह पर हम l लिख लेंगे और यहां पर t को फाइंड कर लेंगे l ओवर v। लेकिन उसके लिए हमें पहले v फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी वहां पर जब चार्ज पार्टिकल्स वायर में मूव कर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसको हमने फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है, तो अगर v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी तो वेलोसिटी अलोंग द कंडक्टर कितनी होगी। देखो यहां पर ये कंडक्टर था, इसमें से चार्जेस फ्लो करके जा रहे थे इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां पर चार्जेस की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी यहां पर अलोंग द कंडक्टर मूव कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी को फिर हम कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी एल यूनिट वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मान लो उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल v है, तो यहां पर फिर हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिट वेक्टर हम मानेंगे एल वेक्टर, यानी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी है। तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी एल यूनिट वेक्टर। दिस v इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एल यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने कहा है कि वो अलोंग द कंडक्टर मूव कर रहे हैं, तो ये एल यूनिट वेक्टर बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट में माना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करके जा रहा था। अब यहां पर हम जो फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस पर डिपेंड करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज एंटर होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि चार्ज की नेचर पर डिपेंड करती है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन ये जो एल यूनिट वेक्टर है ये हमेशा हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो यहां पर हमने यही बात की, हाउएवर द यूनिट वेक्टर
L unit vector is always taken along the direction of current which corresponds to the direction of motion of positive charges. देखो बच्चों, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर होगी करंट की? इस तरफ होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करंट फ्लो करके जाएगा। इसका मतलब कि L यूनिट वेक्टर भी इस तरीके से लिया जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में ही L यूनिट वेक्टर को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यही करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है। अब यहां पर हमने वेलोसिटी की बात तो कर ली है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था? यहां पर टाइम t फाइंड करना था इस इक्वेशन में करंट को डिटरमिन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, t इज इक्वल टू L ओवर v, क्योंकि s इज इक्वल टू vt है। तो अगर यहां से t निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, s ओवर v, और s हम क्या ले रहे हैं, कंडक्टर की लेंथ जो कि कैपिटल L है। अब हमने t की वैल्यू डिटरमिन करनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब हमने t की वैल्यू डिटरमिन करनी है, उसके लिए हम हेडिंग लगाएंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर, यानी चार्जेस ने कितना टाइम लिया है उस कंडक्टर में से फ्लो करने के लिए। Since the charged particles take time t to travel across the conductor of length L, मान लो यहां पर ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। अगर हम यहां पर सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात करें तो यहां से यहां तक मूव करने के लिए जो टाइम ले रहा है दैट इज टी टाइम, क्योंकि यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो तमाम चार्जेस इस एंड से लेकर इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहे हैं, दैट इज टाइम टी। तो यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, t इज इक्वल टू L ओवर v, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं s इज इक्वल टू vt, और s की जगह पर हमने L लगाया क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि ऑलरेडी हमने यहां पर लिखी है n q ओवर t, इसमें वो t की वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं। तो चलिए यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हम ये वाली वैल्यू उठाकर पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, I इज इक्वल टू एन क्यू ओवर टी, तो यहां पर एन क्यू इसी तरीके से लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय टी। तो टी क्या है, L ओवर v, तो यहां पर L डिवाइडेड बाय v लिख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइडेड बाय v, किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एन क्यू वी डिवाइडेड बाय L। तो यहां पर ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ चुका है, यानी उस कंडक्टर में से जो करंट पास करके जा रहा है वो हमें किस एक्सप्रेशन से मिलेगा, एन क्यू वी डिवाइडेड बाय L। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए। अब यहां पर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। और हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए हमने हेडिंग लगाई है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F गिवन बाय। तो ये फोर्स हमें किस रिलेशन से मिलती है, उस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। F वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये था फोर्स का रिलेशन। और उस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो L वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन होगी, यानी इस L वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होगा, और इस L वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। यानी कि कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था, L वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है L, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल है, और डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन में, यानी कि L यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि हम इस L वेक्टर की जगह पर L यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए एज L वेक्टर इज इक्वल टू L यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो L वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल है, जो कि हमने वहां पर कंसीडर किया हुआ है। और ये जो L यूनिट वेक्टर है ये L वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि करंट की डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, कमसो इस केस में F वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू L यूनिट वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये रिलेशन बन जाएगा। अभी हमने इससे पहले इस I की वैल्यू डिटरमिन कर रखी है, यहां पर हमने लिखा था I इज इक्वल टू एन क्यू वी ओवर L, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या बन जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, F वेक्टर इज इक्वल टू I की क्या वैल्यू पुट करेंगे, एन क्यू वी ओवर L, तो लिख दीजिए एन क्यू वी ओवर L इंटू
एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां से बच्चों अगर देखा जाए तो ये एल और एल आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन क्यू वी इंटू एल और एल तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो लिख दीजिए एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी हम इक्वेशन नंबर 2 में ये कह चुके हैं कि वी एल यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल है, वी वेक्टर की इक्वल है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा है वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एल यूनिट वेक्टर। तो उस इक्वेशन में भी हम वी एल यूनिट वेक्टर की जगह पर वी वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वी एल यूनिट वेक्टर की जगह पे वी वेक्टर पुट करेंगे। सिंस द वेलोसिटी वी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल वेक्टर, सो वी कैन राइट, फिर हम क्या लिख सकते हैं, वी एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पर फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन क्यू इंटू एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन क्यू इंटू वी एल यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे, वी वेक्टर। तो लिख दीजिए वी वेक्टर, इसके साथ क्या था, क्रॉस बी वेक्टर, तो क्रॉस बी वेक्टर इसी तरीके से लिख दीजिए। दिस इज द रिलेशन टू डिटरमिन द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल। याद रखें जो रेस्ट चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स असर नहीं करती, यानी उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होती। जस्ट जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके पाथ को मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट कर देती है। तो यहां पर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये तो उस केस में था जब n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, लेकिन हमने हेडिंग क्या लगाई थी, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। जब ये n चार्ज पार्टिकल्स के लिए है तो सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, इस n को रिमूव कर देंगे, जनरली लिख देंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या हेडिंग लगाएंगे, फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज पार्टिकल। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पर क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से n को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए थी। अब हम सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जस्ट q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर यहां पर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा तो ये q माइनस ई हो जाएगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होगा तो उस केस में प्लस ई हो जाएगा। If theta is angle between the velocity v vector and the magnetic field b vector, then देखो अगर v और b वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा बन रहा हो तो उस केस में हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f वेक्टर इज क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बन जाएगा। यहां पर जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। तो यहां पर हमें वो रिलेशन मिल चुका है जिसके जरिए हम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए हमें रिलेशन मिल चुका है फोर्स का। अब बच्चों जिस भी रिलेशन में क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम पहले आर्टिकल से यही करते आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल में क्या था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट था जिसकी वजह से हमने मिनिमम मैक्सिमम निकाला। फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आर्टिकल पढ़ा जिसमें हमने देखा फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। फिर हमने मैक्सिमम और मिनिमम डिस्कस किया। तो यहां पर भी बच्चों वी वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है हम इस फोर्स का भी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर फिर स्पेशल केसेस की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले मिनिमम फोर्स की बात करेंगे। मिनिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम फोर्स का मतलब है फोर्स जीरो हो जाए। तो साइन थीटा कब जीरो देता है, जब थीटा जीरो होता है। इसका मतलब है कि जब वी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो उस केस में ये वाली फोर्स वैनिश हो जाएगी। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, द फोर्स बिकम्स मिनिमम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेलोसिटी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हमने कितना पुट करना है, 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू
0 डिग्री कमा, देन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू QVB इंटू 0। तो यहां से क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू 0। और इस स्टेप में आप लिखेंगे सिंस साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहां पर फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल इस केस में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब हमने मैक्सिमम फोर्स का केस देखना है। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी V वेक्टर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एज F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां से F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब यहां पर अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में ओपन करके लिखे ना, तो फिर हमें साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो यहां से अगर हम थीटा को पुट कर दें 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू QVB हो जाएगा। यानी कि जब B वेक्टर और V वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो उस केस में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम, और वो किसके इक्वल होगी, QVB के इक्वल होगी। अब यहां पर अगर हमने इस फोर्स की डायरेक्शन को डिस्कस करना है तो कहां से निकालेंगे। देखो बच्चों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है V वेक्टर और B वेक्टर के दरमियान, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड रूल से। तो इसका मतलब कि हम इस फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा रखा है। अब यहां पर राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे। देखो बच्चों, अगर यहां पर V वेक्टर हो, यहां पर B वेक्टर हो, और दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो इस तरीके से, तो यहां पर एंगल बन रहा हो V से B तक थीटा, तो इस डायरेक्शन में F वेक्टर लगेगा। अब राइट हैंड रूल कैसे लगता था कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें V वेक्टर से B वेक्टर की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को। सिमिलरली इस केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, जब हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हमने ये कहा था कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखें, ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन में पॉइंट करे, यानी उस डायरेक्शन में हो, और ये वाली जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। अब इस केस में क्या हो सकता है, यहां पर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हो, तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से करंट बन रहा है, तो यहां पर हम V वेक्टर को इधर ले सकते हैं, B वेक्टर को इधर ले सकते हैं, तो F वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। यानी अगर करंट की डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो उस केस में फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल किधर होगी, इस तरफ होगी, यानी थंब इंडिकेट करेगा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल को। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट रफ वर्क, लेकिन यहां पर ये जो व्हाइट कलर और येलो कलर में लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपके नीट नोट्स हैं। यहां पर ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है ये हेडिंग है, और नीचे वाले प्रॉपर नोट्स हैं, इनको आपने पेन से लिखना है। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है मोशन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमने रिलेशन तो जनरल पढ़ा है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहां पर हमने देखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई है मोशन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं प्लस Q कह देता हूं, और यहां पर ये F वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो एरो है, और यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर का क्या मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से क्रॉस क्रॉस की फॉर्म में होगा तो उस केस में आपने समझ जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और अगर इस तरीके से होगा डॉट
और ऊपर इस तरह से सर्कल के फॉर्म में डॉट, उसके ऊपर सर्कल, डॉट सर्कल, डॉट सर्कल, डॉट सर्कल, डॉट सर्कल। अगर इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रखा होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। लेकिन यहां पर क्योंकि क्रॉस है तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी नॉर्थ इधर साउथ उधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड है। तो इस केस में बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा और बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को हम इस तरीके से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इनटू द पेपर, बी वेक्टर इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, यानी कि अगर B इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही होगी, तो उस केस में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसी बात को लिखा है, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, यानी इस डॉटेड लाइन में होता हुआ ऐसे जाएगा। देखो यहां से वो जा तो सीधा रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो उसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा। पहले उसका पाथ ऐसा था, स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो उसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो गया, यानी अपने पाथ से वो हट गया। इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस की, ड्यू टू विच इट फॉलोज द कर्व पाथ, और इसकी वजह से उसने एक इस तरह का कर्व पाथ फॉलो किया है। अब यहां पर नेक्स्ट हमने देखना है मोशन ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा यानी कि यहां पर माइनस क्यू होगा और बी अगेन से इनटू द पेपर होगा, यानी बी वेक्टर इनटू द पेपर। इनटू द पेपर का क्या मतलब है, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहां पर जैसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, पहले स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो यहां से वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका पाथ ऐसे हो जाएगा ड्यू टू दी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, इस केस में चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दिस इज एफ वेक्टर। चार्ज पार्टिकल पीछे से सीधा आ रहा था। याद रखो हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड असर करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पार्टिकल पर असर करती है। अगर रेस्ट पर होगा चार्ज पार्टिकल तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, मूव करते करते जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उसका पार्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहां पर क्योंकि बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, यानी एफ वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो दिस वाज द आर्टिकल नंबर 10.4 मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपकी बुक में पेज नंबर 227 पर एक डू यू नो दिया गया है। इस डू यू नो में कहा गया है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर, हाउएवर दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में हम क्या कहते थे कि मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती थी, इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से डायरेक्टेड होती थी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती थी और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती थी, एंड होती थी। यानी पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती थी और नेगेटिव चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड होती थी, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर बच्चों कहा यह जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मान लो ये एक मैग्नेट है, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पहले कुछ लेक्चर्स में, जिसका यहां पर ये नॉर्थ पोल है, यहां पर ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। जिस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर एंड होती है, सिमिलरली यहां पर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। यहां पर ये भी इमेजिनरी लाइंस थी, यहां पर ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि ये जो लाइंस थी ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये वाली जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, देखो मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को अगर क्रॉस कर जाए तो यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी। देखो यहां पर ये लाइन इधर भी जा रही है, फिर इधर भी जा रही है। देखो अगर मीट कर रही हैं तो इस पॉइंट के बाद ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, लेकिन फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की
एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। जब फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं क्रॉस कर सकती। जैसे आपकी बुक में लिखा गया है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर। क्योंकि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, देखो क्रॉस कर जाए, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज्यादा एक वक्त में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही हो सकती है। देखो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर की ये डायरेक्शन है। यहां पर अब ऐसे नहीं हो सकता कि बी वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो और ये भी हो। जैसे अगर आप एक रोड पर चल रहे हो, वो रोड इधर भी जाता हो और उसके बाद इधर भी जाता हो, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहां पर भी प्रेजेंट हो, आप यहां पर भी प्रेजेंट हो, क्योंकि आप तो में से एक जगह पर प्रेजेंट होंगे, यानी आपकी डायरेक्शन या ये वाली होगी या फिर ये वाली। तो सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी इस पॉइंट पर यही डायरेक्शन हो सकती है, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकती। यानी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां से फिर क्या प्रूव हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यहां पर ऐसे नहीं हो सकता कि आप इधर भी जा रहे हो और इधर भी जा रहे हो। सो यहां से फिर हमें क्या मालूम हुआ, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर। उसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 228 पर भी एक पॉइंट टू पॉइंटर दिया गया है। Why does the picture become distorted when a magnetic bar is brought near to the screen of TV? यानी टीवी के स्क्रीन के नजदीक अगर आप इस तरह का एक बार मैग्नेट लेकर जाएं तो वो जो पिक्चर है ना वो डिस्टार्ट हो जाती है। और वो क्यों डिस्टार्ट होती है इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। या फिर कंप्यूटर मॉनिटर, पहले वो जो मॉनिटर हुआ करते थे, अब तो एलसीडीज हैं। मॉनिटर्स के केस में भी अगर आप मैग्नेट करीब लेकर जाते थे तो उस केस में भी मॉनिटर पे जो इमेज होती थी वो डिस्टार्ट हो जाती थी। या फिर ऑसिलोस्कोप, जैसे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, जब मैं मैग्नेट्स करीब लेकर आता था तो वो जो डार्ट आपको नजर आ रहा था वो शिफ्ट हो जाता था, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का पाथ था वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। अब टीवी स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर मॉनिटर पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही होती है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स आके उस स्क्रीन के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न पर, जिसकी वजह से आपको पिक्चर नजर आ रही होती है। तो जब आप किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आके क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आके स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म हो रही है। अब जैसे ही आप मैग्नेट करीब लेकर जाएंगे तो इसका मतलब कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गए। क्योंकि देखो यहां पर जब हम बार मैग्नेट करीब लेकर आएंगे तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर होते जाएंगे तो इनका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पैटर्न है स्क्रीन पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि इमेज डिस्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने आज के लेक्चर में यही पढ़ा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करके जा रहा हो और फिर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा या तो उसका पाथ ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, यानी वो कर्व पाथ फॉलो करेगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फाइनली आज के लेक्चर में हमने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में पढ़ा है। ये वाला जो आर्टिकल है ये लॉन्ग क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये वाली सारी डेरिवेशन उठाकर लिख देनी है। इसी तरीके से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में, अगर आप इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में अपने नोट्स में लिखेंगे और देन पेपर में भी अगर इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में लिखकर आएंगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। और यहां पर मैं आपको जो नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं ये प्रॉपर कंप्लीट नोट्स हैं, आपने इसी पैटर्न पर अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।